दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हेड एग्जाम। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में प्राथमिक स्तर का जो पेपर हुआ था, उस प्राथमिक स्तर के पेपर में जो सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान के सभी 30 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी 30 प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में लाइव हल करेंगे दोस्तों। अर्थात ये एक तरीके से आप लोगों का सॉल्व पेपर होगा सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। और ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप लोगों का परीक्षा जो है वो 2021 का डेट आ चुका है। 2021 में आप लोगों का परीक्षा होने वाला है यूपी टेट का। और कहा जाए तो दोस्तों सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट, इन तीनों टेट परीक्षाओं का जो डेट है वो निर्धारित हो चुका है। आप सभी को जो है वो नोटिफिकेशन मिल भी गया होगा। सी टेट का फॉर्म भरा जा रहा है, यूपी टेट का फॉर्म जो है वो आपका लगभग 6 या 7 तारीख से इसी महीने में अक्टूबर से भरा जाना चालू हो जाएगा। और सुपर टेट का दोस्तों आप लोगों ने जूनियर स्तर का फॉर्म अगर भर दिया है तो आप लोगों का एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उसी के क्रम में हम लोग आज इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के पेपर को हल करेंगे। सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आने वाली परीक्षा के लिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन सेशन को। दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 2017 यूपी टेट प्राथमिक स्तर में पूछा गया था। बाल विकास एवं शिक्षण विधि से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, अर्थात इनमें से कौन सा जो जोड़ा है वो सही नहीं है, अर्थात कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन ए है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत बीएफ स्किनर। ऑप्शन सी सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलाव। और ऑप्शन डी सीखने का समग्र सिद्धांत सीएल हल। तो दोस्तों इसमें से कौन सा युग्म जो है, कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सीखने का समग्र सिद्धांत सीएल हल। दोस्तों ये जो है ये आपका यही जोड़ा जो है वो सही नहीं है। बाकी आपका तीनों जो है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत जो है दोस्तों ये पावलाव के द्वारा दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। परंतु दोस्तों सीखने का समग्र सिद्धांत जो है ये आपका सीएल हल के द्वारा नहीं दिया गया था दोस्तों, क्योंकि क्लार्क एल हल, जिनको कि सीएल हल कहा जाता है, सीखने के समग्र सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बल्कि ये सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। अर्थात सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत जो है इन्होंने दिया है सीएल हल ने। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगला दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए क्रो एवं क्रो, ऑप्शन बी गाल्टन, ऑप्शन सी रॉस और ऑप्शन डी वुडवर्थ। दोस्तों दूसरे नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाल्टन। दोस्तों क्यों होगा गाल्टन, सही आंसर समझिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि सुजनन शास्त्र का जो पिता है ये कहा जाता है फ्रांसिस गाल्टन को, और उन्होंने 1883 ईस्वी में, कौन से 1883 ईस्वी में सुजननिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। और सुजनन शास्त्र में मानव के अनुवांशिक गुणों में सुधार से संबंधित चीज़ों पर अध्ययन किया जाता है। इसलिए दोस्तों आपका दूसरे नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस गाल्टन आपके बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। ऑप्शन ए क्रेस्मर, ऑप्शन बी यूंग, ऑप्शन सी कैनन और ऑप्शन डी स्प्रेंजर। दोस्तों तीसरे नंबर के इस बेहतरीन प्रश्न में आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो चारों विकल्प दिया गया है इन चारों विकल्पों में डाउट है। देखिए मैं इसको कंफर्म करता हूँ, समझिएगा। देखिए दोस्तों, देखिए व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मतों के आधार पर किया है। जैसे कि कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। वहीं अगर क्रेस्मर महोदय की बात की जाए तो उन्होंने शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। और संभवतः इसी आधार पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपना उत्तर जो है उसमें चेंज करके सी की जगह, दोस्तों इसमें सी जो है वो राइट आंसर दिया गया था उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा में। परंतु दोस्तों ये जो है क्वेश्चन डाउटफुल था और इसमें जो है सभी विद्यार्थियों को 1 नंबर कॉमन अंक के रूप में दिया गया था दोस्तों 2017 में। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। ऑप्शन ए कॉल एवं ब्रूस का, ऑप्शन बी ड्रेवहल का, ऑप्शन सी डिहान का और ऑप्शन डी क्रो एवं क्रो का।
दोस्तों चौथे नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रो एवं क्रो का। क्यों होगा समझिएगा, क्योंकि दोस्तों इस कथन को अर्थात सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह जो कथन है यह क्रो एवं क्रो महोदय के द्वारा कहा गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा चौथे नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट अगला आपका पांचवा प्रश्न कह रहा है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी पूर्व किशोरावस्था और ऑप्शन डी मध्य किशोरावस्था। दोस्तों 5 नंबर के इस प्रश्न में आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, पूर्व किशोरावस्था। क्यों होगा ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर बात की जाए 10 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों की जो उम्र है वह पूर्व किशोरावस्था के रूप में निर्धारित की जाती है और इस उम्र में बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक संरचना में बहुत ही तेजी से परिवर्तन होता है और इस उम्र में बच्चों में स्वयं की पहचान की भावना भी विकसित होती है, अर्थात अपने आप को दिखाने की भावना की विकसित होता है और इसी कारण पूर्व किशोरावस्था में बच्चों में विद्रोह की भावना प्रवृत्ति पाई जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर पूर्व किशोरावस्था राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका छठवां प्रश्न कह रहा है सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए सीखने का वक्र, ऑप्शन बी सीखने का पठार, ऑप्शन सी स्मृति और ऑप्शन डी अवधान। दोस्तों 6 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सीखने का पठार। क्यों होगा दोस्तों समझिएगा, क्योंकि देखिए अगर सीखने की अवधि में अर्थात सीखने के समय में जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति या कोई भी प्रोग्रेस ना हो तो उसको क्या कहता है, सीखने का पठार कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति कोई बालक अगर कोई चीज़ सीख रहा है और उसके सीखने के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है या कोई उन्नति नहीं हो रही है तो क्या है, वो सीखने का पठार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 7वां प्रश्न आपसे कह रहा है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका सीट सर्टिफिकेट में आ चुका है, इसको इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, ऑप्शन बी वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, ऑप्शन सी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 और ऑप्शन डी है वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका सीट सर्टिफिकेट में ये जो है आ चुका है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु अर्थात मेंटल एज अपॉन रियल एज, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु को गुणे 100 से अगर हम हल कर देंगे तो यही आपका निकल करके आ जाएगा IQ अर्थात बुद्धि इंटेलिजेंस क्वांटिटी दोस्तों अर्थात IQ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 8वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट की लिस्ट में दोस्तों। कई बार आपका ये भी आपका प्रश्न आ चुका है सीटेट यूपीटेट में दोस्तों। ऑप्शन ए है कोहलर, ऑप्शन बी पावलाव, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी गेस्टाल्ट। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, थॉर्नडाइक। क्यों होगा दोस्तों, सीखने में प्रयास और भूल का सिद्धांत, क्योंकि दोस्तों प्रयास व भूल सीखने की एक मौलिक गतिविधि है और इस विधि के अंतर्गत समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीके से प्रयास किया जाता है दोस्तों और इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला आपका 9वां प्रश्न कह रहा है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 9 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 23। क्यों होगा, बेहद सिंपल और आसान प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि हम सभी जानते हैं मनुष्य के सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जो जोड़े होते हैं वो 23 जोड़े होते हैं, अर्थात मनुष्य के संयुक्त कोशिका में कुल कितने होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं और जोड़े की बात की जाए तो जोड़े कितने होते हैं 23 जोड़े होते हैं दोस्तों। तो 23 जोड़ा या 46 दोस्तों बात वही हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर 23 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 10वां प्रश्न कह रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए CL हल, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी हेगार्टी और ऑप्शन डी स्किनर। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्किनर महोदय। क्यों होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन BF स्किनर महोदय ने किया था और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सीखने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें दंड या पुरस्कार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है दोस्तों। ये क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है और इसको
BF स्किनर महोदय ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला 11वां प्रश्न कह रहा है कि कोहलर ने निम्न में से किससे संबंधित हैं, अर्थात कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यक्तित्व का सिद्धांत और ऑप्शन डी अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिगम का सिद्धांत। क्यों होगा समझिएगा, क्योंकि दोस्तों समझिएगा, देखिए कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसको कि गेस्टाल्ट थियरी भी कहा था अंग्रेजी में, गेस्टाल्ट सिद्धांत के निर्माण में उन्होंने योगदान दिया था। और कोहलर के सीखने का सिद्धांत जो है इसको अंतःदृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं, अर्थात इनसाइट लर्निंग कहा जाता है दोस्तों अधिगम के सिद्धांत को। तो दोस्तों अंतःदृष्टि सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था कोहलर ने, और इसको क्या कहते हैं, इनसाइट लर्निंग भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिगम का सिद्धांत। अगला आपका 12वां प्रश्न कह रहा है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी वर्नन और ऑप्शन डी स्किनर। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए कैटल महोदय, जिनका कि पूरा नाम है आरबी कैटल। क्या, आरबी कैटल दोस्तों, आरबी कैटल इनका पूरा नाम है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए आरबी कैटल। क्यों होगा समझिएगा दोस्तों, देखिए बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन जो है ये रेमंड कैटल, इनको आरबी कैटल भी कहा जाता है, और कैटल के शिष्य जॉन एल हॉर्न ने इसे विकसित किया था। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान में तरल बुद्धि से तात्पर्य ये होता है कि ऐसी समस्याओं के समाधान करने की क्षमता इसमें होती है जिनके बारे में पहले से कोई ज्ञान नहीं होता है, जबकि क्रिस्टलीय बुद्धि कौशल ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने की क्षमता के लिए होता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरबी कैटल। अगला आपका 13वां प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए समझ, ऑप्शन बी अनुप्रयोग, ऑप्शन सी सृजनात्मकता और ऑप्शन डी समस्या समाधान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सृजनात्मकता। क्यों होगा समझिएगा, देखिए मानसिक उद्वेलन प्रतिमान शिक्षण की एक तकनीक है। क्या है, टेक्निक है। शिक्षण की इस टेक्निक के द्वारा व्यक्तियों की सृजनात्मकता में सुधार किया जाता है, अर्थात उनकी क्रिएटिविटी में सुधार किया जाता है दोस्तों। और इस तकनीक में किसी समूह में समस्या समाधान के लिए समूह का प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार को रखता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सृजनात्मकता क्रिएटिविटी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 14वां प्रश्न कह रहा है कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन बी संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी आध्यात्मिक बुद्धि और ऑप्शन डी सामान्य बुद्धि। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि। क्यों होगा समझिए, देखिए डेनियल गोलमैन, गोलमैन का पूरा नाम क्या है, डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन का संबंध जो है वो संवेगात्मक बुद्धि से है। क्यों है, देखिए संवेगात्मक बुद्धि व्यक्तियों की अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचान करने की क्षमता होती है, और इसके द्वारा कोई व्यक्ति भावनात्मक जानकारी का उपयोग सोच और व्यवहार के मार्गदर्शन के लिए करता है तथा वातावरण के अनुकूल होने के लिए भावनाओं को समायोजित करता है। अगर वर्तमान समय में बात की जाए, वर्तमान समय में संवेगात्मक बुद्धि किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और उसकी योग्यता का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 15वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से भिन्न है, अर्थात इन चारों में कौन जो है वो सबसे अलग है। ऑप्शन ए है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन बी समान अवयवों का सिद्धांत, ऑप्शन सी ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत और ऑप्शन डी सामान्यीकरण का सिद्धांत। दोस्तों 15 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। क्यों होगा समझिएगा, देखिए ड्राइव रिडक्शन प्रेरणा संबंधी सिद्धांत होता है, जबकि बाकी जो अन्य तीन सिद्धांत हैं ये यह बताते हैं कि सीखने के दौरान ज्ञान कैसे ग्रहण या संसाधित या प्रोसेस और कायम कैसे रखा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है वो सबसे अलग है इसमें, तो यही आपका सी से भिन्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला आपका 16वां प्रश्न कह रहा है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बोध, ऑप्शन सी अनुप्रयोग और ऑप्शन डी विश्लेषण। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान दोस्तों। क्यों होगा समझिएगा, देखिए ब्लूम आपने पढ़ा होगा, ब्लूम का वर्गीकरण का सिद्धांत पढ़ा होगा दोस्तों आप लोगों ने। तो ब्लूम के वर्गीकरण ने सीखने के 3 क्षेत्रों की पहचान किया था, और ये 3 क्षेत्र क्या क्या थे दोस्तों। पहला था
संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा भावनात्मक क्षेत्र और तीसरा था मनोप्रेरणा क्षेत्र। और वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका एक ज्ञान यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 17वां प्रश्न कह रहा है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा, अर्थात किसका उदाहरण होगा? ऑप्शन ए क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऑप्शन बी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, ऑप्शन सी द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का और ऑप्शन डी कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। दोस्तों 17 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा दोस्तों समझिएगा। देखिए ऊर्ध्व अधिगम अंतरण पहले से अर्जित ज्ञान की सहायता से समान प्रकार की समस्याओं को निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर हल करने की क्षमता होती है। अर्थात एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह क्या होगा? यह ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का एक उदाहरण होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 18वां प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए प्रेरणा की सीमा, ऑप्शन बी विद्यालय का असहयोग, ऑप्शन सी शारीरिक सीमा और ऑप्शन डी ज्ञान की सीमा। दोस्तों 18 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्यालय का असहयोग। क्यों होगा? ध्यान दीजिए। देखिए अधिगम का पठार वह स्थिति है जब व्यक्ति के सीखने की क्षमता में कोई प्रगति नहीं होता है, अर्थात व्यक्ति के सीखने की क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा तथा प्रेरणा की कमी, ये सब तीनों क्या है? ये अधिगम के पठार के कारण हैं, जबकि विद्यालय का असहयोग इसका किसी भी तरीके से कोई कारण नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर विद्यालय का असहयोग राइट आंसर हो जाएगा। अगला 19वां प्रश्न कह रहा है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए गेट्स व अन्य, ऑप्शन बी मॉर्गन और गिलीलैंड, ऑप्शन सी स्किनर और ऑप्शन डी क्रॉनबैक। दोस्तों 19 नंबर के इस प्रश्न का जवाब सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे जरूर। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेट्स व अन्य। दोस्तों क्यों होगा समझिएगा। देखिए अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में एक परिवर्तन है, यह जो कथन है यह गेट्स एवं अन्य महोदय के द्वारा कहा गया था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गेट्स एवं अन्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 20वां प्रश्न कह रहा है कि स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है, अर्थात स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण जो है किसका मापन करता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व का, ऑप्शन बी पढ़ने की दक्षता का, ऑप्शन सी बुद्धि का और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बुद्धि का। क्यों होगा समझिएगा। तो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। यह संज्ञानात्मक क्षमता के 5 कारक, जैसे कि पहला है आपका तरल तर्क शक्ति जिसको अंग्रेजी में फ्लूइड रीजनिंग कहते हैं, दूसरा ज्ञान यानी कि नॉलेज, तीसरा मात्रात्मक तर्क शक्ति जिसको कि क्वांटिटिव रीजनिंग कहते हैं, चौथा है दृश्य स्थानिक प्रसंस्करण अर्थात विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग और आखिरी है 5वां कार्य स्मृति अर्थात वर्क मेमोरी। दोस्तों तो इन सब का मापन करता है। तो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसका मापन करता है? बुद्धि का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 21वां प्रश्न कह रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी युंग, ऑप्शन सी मन और ऑप्शन डी आल्पोर। दोस्तों 21वें प्रश्न में आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों युंग महोदय। क्यों होगा समझिएगा। देखिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण कार्ल युंग महोदय के द्वारा किया गया था और इस सिद्धांत के अनुसार एक अंतर्मुखी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसकी रुचि आमतौर पर अपनी भावनाओं और विचारों की ओर इशारा करता है, जबकि ठीक इसके उल्टा इसके विपरीत एक बहिर्मुखी व्यक्ति का ध्यान जो होता है वह दूसरे लोगों और बाहरी दुनिया की ओर निर्देशित होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कार्ल युंग जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला आपका 22वां प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए आर्थिक तत्व, ऑप्शन बी सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ऑप्शन सी शारीरिक तत्व और ऑप्शन डी वंशानुगत तत्व। दोस्तों 22 नंबर के इस प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ध्यान दीजिएगा क्यों होगा। देखिए बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होता है। परिवार में बच्चे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के द्वारा व्यवहार से प्रभावित होते हैं और इस प्रकार बच्चों का पारिवारिक परिवेश
और आसपास का परिवेश उनके सामाजिक विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 23वां प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ऑप्शन ए मानसिक विकास से भिन्नता का विकास, ऑप्शन बी अनियमित विकास का नियम, ऑप्शन सी द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन डी कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस 23 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आपका द्रुतगामी विकास का नियम। दोस्तों क्यों होगा समझिएगा। देखिए, द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। बाल्यावस्था में बच्चों का शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर द्रुतगामी विकास राइट आंसर हो जाएगा। अगला 24वां प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है नहीं वाले प्रश्नों में। ऑप्शन ए है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतर विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी परस्पर संबंध का सिद्धांत और ऑप्शन डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। क्यों होगा दोस्तों समझिएगा। देखिए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है और इसका प्रतिपादन इवान पावलोव के द्वारा किया गया था, जबकि बाकी जो तीनों विकल्प हैं ये इनके जो सिद्धांत हैं ये संबंधित नहीं है दोस्तों। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। यही जो है आपका ये विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट अगला आपका 25वां प्रश्न कर रहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए है गोसेल, ऑप्शन बी हर्लाक, ऑप्शन सी है पावलोव और ऑप्शन डी है स्किनर। दोस्तों ऑप्शन डी है स्किनर और ऑप्शन सी है पावलोव। मैं आपको एक तरीके से दे दे रहा हूँ ऑप्शन में। तो दोस्तों इस 25 नंबर के प्रश्न में राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हर्लाक महोदय। क्यों होंगे ध्यान दीजिए। देखिए, ये जो कथन है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह जो कथन है, यह जो बात है, यह जो सेंटेंस है, यह जो वाक्य है, यह हर्लाक महोदय के द्वारा कहा गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका हर्लाक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 25 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट अगला आपका 26वां प्रश्न पूछ रहा है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन ए ड्रेवर, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी वुडवर्थ। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका सीटेट यूपीटेट में ये भी आपका प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। 26 नंबर के इस प्रश्न में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैकडूगल। दोस्तों क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए मैकडूगल ने ही जो है वो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका मैकडूगल यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला आपका 27वां प्रश्न कह रहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए है डम्बिल का, ऑप्शन बी रॉस का, ऑप्शन सी मन का और ऑप्शन डी मैकडूगल का। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डम्बिल महोदय। दोस्तों डम्बिल का कहा गया ये कथन है। दोस्तों किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, अर्थात जो है वो एक रोक है। यह जो कथन है, यह जो वाक्य है, यह डम्बिल महोदय के द्वारा कहा गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका डम्बिल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला आपका 28वां प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। यहाँ पर फिर से नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है तत्परता का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी बहु अनुक्रिया का नियम और ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बहु अनुक्रिया का नियम। यही जो नियम है ये सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है दोस्तों, देखिएगा। देखिए शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के विभिन्न नियम जो है वो प्रतिपादित किए थे और इसमें एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियमों को प्रतिपादित किया था, जिसमें पहला नियम था तत्परता का नियम, दूसरा नियम था अभ्यास का नियम और तीसरा नियम था प्रभाव का नियम। इस प्रकार दोस्तों अगर बात की जाए तो बहु अनुक्रिया का जो नियम है यह सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 29वां प्रश्न पूछ रहा है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन सी आर्मी अल्फा परीक्षण और ऑप्शन डी चित्रांकन परीक्षण। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। क्यों होगा दोस्तों, देखिए 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण
साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण को प्रतिपादित किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे मित्रों 30 नंबर पर ये आपका आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में। यूपी टेट 2017 में जो पेपर हुआ था 10 अक्टूबर 2017 को पेपर हुआ था, उसमें सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान में जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उसमें 30वां प्रश्न पूछा गया था कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी वर्नन, ऑप्शन डी स्टर्न। दोस्तों 30 नंबर के इस आखिरी प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों स्पीयरमैन क्यों होगा समझिएगा। देखिए बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन महोदय के द्वारा किया गया था। स्पीयरमैन के अनुसार मनुष्य की बुद्धि दो कारकों में बांटी गई है, जैसे कि पहला है सामान्य कारक और दूसरा है निश्चित कारक। तो दोस्तों सामान्य कारक को हम जी फैक्टर भी कहते हैं। क्या? जी फैक्टर। निश्चित कारक को हम एस फैक्टर कहते हैं। निश्चित कारक को एस फैक्टर कहते हैं। तो उनके अनुसार व्यक्तियों का प्रदर्शन जी कारक एवं एस कारक द्वारा निर्धारित होता है। किसके अनुसार? स्पीयरमैन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी स्पीयरमैन बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो मेरे मित्रों इस प्रकार से आपका यूपी टेट 2017 10 अक्टूबर 2017 को जो पेपर हुआ था प्राइमरी स्तर का, प्राथमिक स्तर का, उस परीक्षा में बाल विकास मनोविज्ञान में जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी 30 प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में लाइव हल किया है, विस्तृत व्याख्यात्मक हल किया। दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं हर एक प्रश्न को समझाने में आप लोगों को मैंने पूरा प्रयास किया है। फिर भी अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट लगता है तो आप लोग बिना किसी संकोच के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका जवाब तुरंत आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर आपको सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, पीएस टेट, रीट सभी प्रकार के टेट परीक्षाओं की तैयारी हिंदी भाषा में लगातार लाइव क्लासेस के माध्यम से और अन्य वीडियो क्लासेस के माध्यम से लगातार कराई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।